आज मैं आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। बेसिकली ये एक इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल का एक सामंजस्य है, एक दोनों को मिला के स्ट्रेस इको बनाया गया है, जिसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लिया गया है। टीएमटी भी हो जाती है, इको भी हो जाता है, और साथ में दोनों को मिलाने से एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरह के टेस्ट को स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ये रेगुलर ट्रेडमिल टेस्ट और रेगुलर इको टेस्ट से बेटर है। इस बारे में हम बात करेंगे, किस कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है उस बारे में बात करेंगे, और उसका रेगुलर इको टीएमटी से क्या एडवांटेज है उस बारे में बात करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। बेसिकली जब किसी व्यक्ति की नली में ब्लॉकेज है या नहीं, या उसका एफर्ट टॉलरेंस देखना है या नहीं, इस तरह की चीज़ों को अगर हमें एसेस करना होता है तो हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो ट्रेडमिल के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं। जो ट्रेडमिल के यूजेस हैं ज़्यादातर स्ट्रेस इको के वही यूजेस है स्ट्रेस इको में, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि ट्रेडमिल के साथ साथ हम उसमें ईसीजी के चेंजेस तो देखते ही हैं, साथ में इको भी करते हैं। यानी कि ट्रेडमिल जब हम करते हैं तो व्यक्ति जब चलता है और मशीन पर दौड़ता है तो उसमें कंटिन्यूस ईसीजीज आते रहते हैं, और हम ईसीजी के चेंजेस को असेस करके ये पता करते हैं कि व्यक्ति को नली में ब्लॉकेज है या नहीं, या उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्टैमिना कैसा है। इसको हम असेसमेंट करते हैं। अपने जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम टेस्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करते हैं, वो हम ईसीजी चेंजेस पर डिसाइड करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी को हम साथ में जब कंबाइन करते हैं तो हम व्यक्ति का दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद, यानी ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने से पहले और ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने के बाद का इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स को भी असेस करते हैं। यानी कि पहले का इको में जो पैरामीटर्स थे और एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद, यानी पहले 30 से 40 सेकेंड में इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आया उसको हम असेस करते हैं। ऑब्वियसली जब व्यक्ति ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है उस टाइम तो हम उसका इको नहीं देख सकते, क्योंकि वो काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। व्यक्ति दौड़ रहा है तो उस समय आप प्रोब रख के खड़े पोजीशन में उसका इको नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कि जब वो पीक एक्सरसाइज पर दौड़ के थक जाए तब हम उसे रिकवरी बेड पर लेटाते हैं, और रिकवरी बेड पर लेटाने के तुरंत बाद हम उसका इकोकार्डियोग्राफी करते हैं 30-40 सेकेंड के अंदर। नॉर्मली ये इसको तुरंत करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेस इको में जो चेंजेस हैं कई बार वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, और कई बार जैसे ही जो वॉल मोशन अबनॉर्मलिटीज या इको में चेंजेस हमें देखने होते हैं, पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं, जैसे ही हम व्यक्ति को बेड पर लेटाते हैं कुछ ही सेकेंड्स में वो चेंजेस अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। और यदि आपने व्यक्ति को लिटाने के बाद इको करने में 2-4 मिनट का भी लेट किया तो आपका इकोकार्डियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, या इको स्ट्रेस करने से पहले जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। जो स्ट्रेस इको का पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जब व्यक्ति दौड़ रहा हो उसके पहले का इको देखें, और दौड़ना खत्म करने के यानी थक जाने के तुरंत बाद का विदिन 1 मिनट हम उसका इकोकार्डियोग्राफी को असेस करें, और उसमें क्या चेंजेस है उसको बेसिकली असेस करें। ईसीजी क्या है? ईसीजी बेसिकली हार्ट का करंट की एक जांच है, जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स हम पेशेंट की बॉडी पर लगा देते हैं और वो कंटिन्यूसली हार्ट के करंट की जांच करता है। स्ट्रेस टीएमटी जब हम करते हैं तो हम इस ईसीजी चेंजेस के बेसिस पे कि एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद में क्या चेंजेस थे उसमें डिफरेंशिएट करके हम पता करते हैं कि व्यक्ति को ब्लॉकेज है या नहीं, और चलने के दौरान जो हार्ट को स्ट्रेस हो रहा है वो हार्ट झेल पा रहा है या नहीं। स्ट्रेस इको में क्या होता है कि हम उसी चीज़ में इको के चेंजेस को भी साथ में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इको का मतलब है बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी। ये एक अल्ट्रासाउंड की टेक्निक है, जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करते हैं, बॉडी की दूसरे पार्ट की सोनोग्राफी करते हैं, वैसे ही हार्ट की सोनोग्राफी में एक स्पेशली डिजाइन प्रोब होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड के रेडिएशन हम हार्ट पर डालते हैं और उनका रिफ्लेक्टेड बीम को वही प्रोब डिटेक्ट करता है, और उनके सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके मशीन पर एक पिक्चर आती है, जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट स्ट्रक्चरली कैसा है, हार्ट के वैल्व्स कैसे हैं, हार्ट का प्रेशर कैसा है, वैल्व का लीकेजेस वगैरह कैसा है, हार्ट का पंप फंक्शन कैसा है। और स्ट्रेस इको में हम ये असेसमेंट करते हैं कि एक्सरसाइज करने के पहले और बाद में कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स में हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट तो नहीं हुआ है। बेसिकली होता ये है कि जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या मशीन पर दौड़ता है तो जो नली में अगर ब्लॉकेज है वहाँ पर रक्त का सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि वो बाकी सब एरिया में तो ब्लड सप्लाई जितना ज़रूरी है हार्ट को उतना मिल जाता है। एफर्ट करने पर जो हार्ट का ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल नलियों के माध्यम से तो हार्ट को मिल जाता है, लेकिन जो नली में ब्लॉकेज है वो एरिया में स्पेसिफिकली हार्ट को अपना ब्लड सप्लाई जितना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो वो एरिया में कंपेरेटिवली हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, यानी उस स्पेसिफिक लोकेशन में बॉडी में हार्ट का पंप फंक्शन कम दिखेगा या वो एरिया कम कॉन्ट्रैक्टाइल दिखेगा। इस चेंज को असेस करके हम बहुत फाइन तरह से अगर इसको हम देखें तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसको असेसमेंट करके हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति को नली का ब्लॉकेज है या नहीं। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होगा और जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगा उतना ज़्यादा इको में हमें चेंजेस मिलेगा, और इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्यक्ति को नली का ब्लॉकेज है या नहीं।
टीएमटी के कंपैरिजन में इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। टीएमटी में कई बार फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स बहुत आते हैं, यानी गलत रिपोर्ट्स बहुत आती है, जिसकी बेसिस पे जब हम एंजियो करते हैं तो हमें बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट भी मिलती है, या टीएमटी नॉर्मल हो और एंजियो में बिल्कुल अबनॉर्मल रिपोर्ट भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। टीएमटी का प्रेडिक्टिव वैल्यू स्टडीज़ के हिसाब से लगभग 70% के आसपास होता है, 68% मान के चलिए रहता है, यानी कि 30-32% केस में टीएमटी का रिपोर्ट गलत आ सकता है, यानी टीएमटी अगर पॉजिटिव आए और व्यक्ति को एंजियो में कुछ ना निकले, या टीएमटी नॉर्मल आए और व्यक्ति को एंजियो में ब्लॉकेज निकले। जब हम स्ट्रेस इको के साथ उसको कंबाइन करते हैं, यानी इको के साथ ट्रेडमिल और ईसी चेंजेस को कंबाइन करते हैं, तो प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। 100% फिर भी नहीं होता है, यानी 75-78% तक चला जाता है, 7-8% एडवांटेज मिलता है। प्लस इसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव दोनों ही चेंजेस कम हो जाते हैं, और कौन से नली के कौन से एरिया में वो चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं। टीएमटी में यूजली आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी नली में ब्लॉकेज है, आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि कोई नली में कुछ ब्लॉकेज है, कितना है, कितना परसेंटेज है, वो आप जब तक एंजियो नहीं करोगे नहीं पता चलता। स्ट्रेस इको में एडवांटेज है कि कौन सी नली के सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम मिल रही है, उसको असेसमेंट करके आप ये बता सकते हो कि व्यक्ति को इस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है और वो एरिया में ब्लॉकेज होने का चांस ज़्यादा है। तो एंजियोग्राफी के दौरान जो हमारी फाइंडिंग्स मिलती है, तो कोई ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है या नहीं और उसमें स्टेंट की ज़रूरत है या नहीं, ये असेसमेंट करने में भी स्ट्रेस इको की प्रेडिक्टिव वैल्यू रेगुलर टीएमटी के कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर रहती है। स्ट्रेस इको में एडवांटेजेस तो काफ़ी है, डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट को कंटिन्यूसली वहाँ पे पेशेंट के साथ खड़े रहना पड़ता है तुरंत। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेडमिल किसी भी क्लिनिक सेटअप में आप जाते हो तो जूनियर डॉक्टर्स या टेक्नीशियंस उसको कर रहे होते हैं, तो उसमें तुरंत इको करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब रिपोर्ट्स को बाद में भी कार्डियोलॉजिस्ट रीअसेस कर सकता है, लेकिन इको के टाइम पे क्या होता है कि तुरंत ही इको को देखना पड़ता है। जो व्यक्ति इको में स्किल्ड है, यानी कि स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई इको टेक्नीशियन है, उसको वहाँ पे प्रेजेंट होने की कंटिन्यूस ज़रूरत होती है, और जैसे ही व्यक्ति तुरंत लेटे तुरंत इको करने की ज़रूरत होती है। मशीन भी वहाँ कंटिन्यूसली प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या ट्रेडमिल मशीन पर व्यक्ति का ट्रेडमिल हो जाता है, पर इको मशीन को वहाँ पर रखने की और कंटिन्यूसली पोजिशन रखने की, रेडी टू यूज़ रखने हालत में रखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए स्ट्रेस इको कई बार करने में लोगों को कम्बरसम लगता है, लोग इसको करना अवॉइड करते हैं। प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा बेटर है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा टेक्निकल कंसिडरेशंस है, इसकी वजह से कई बार लोग रूटीन टीएमटी करते हैं, ज़्यादा डाउटफुल लगता है तो लोग स्ट्रेस इको करते हैं। अदरवाइज ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ख़राब नहीं है, स्ट्रेस इको के कंपेयर से 7-8% का डिफरेंस आएगा, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस इको में कुछ एडवांटेजेस हैं और इसको करें। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स या डॉक्टर के लिए इनकन्वीनियंस जो है वो अगर हम साइड रखें तो डेफिनेटली इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, और रेगुलर केसेस के कंपैरिजन में इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल मिलता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर केसेस। एक डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको भी होता है, उसके बारे में हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। वो एक अलग चीज़ है कि जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनके लिए है। स्ट्रेस इको में स्ट्रेस करने का टेक्निक वही रहता है कि व्यक्ति को ट्रेडमिल पर ही दौड़ना पड़ता है और उसमें ही जो चेंजेस होते हैं उसको ही हम असेस करते हैं। जो लोग जॉइंट्स का प्रॉब्लम है या जिनको ऑर्थोपेडिक इशूज़ हैं और ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ सकते, उनके लिए डेफिनेटली स्ट्रेस इको नहीं है। उनको डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको कर सकते हैं कि केमिकल द्वारा हार्ट को स्ट्रेस करके उस दौरान इको कर सकते हैं, पर रेगुलर ट्रेडमिल जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए रेगुलर ट्रेडमिल वाला स्ट्रेस इको पॉसिबल नहीं है। डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको पॉसिबल है। डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको के बारे में भी एक सेपरेट टॉपिक में बात करेंगे। ये स्ट्रेस इको किसी की नली का अगर ब्लॉकेज है उसके लिए यूज़ किया जाता है कि नली में ब्लॉकेज है या नहीं, या ट्रेडमिल की रिपोर्ट अगर डाउटफुल है तो उसको कंफर्म करने के लिए किया जाता है। अगर किसी का पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है तो उसका स्टेंट बराबर चल रहा है कि नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। जिन लोग को वैल्स का प्रॉब्लम है, उनका वैल का प्रॉब्लम कितना सीवियर है और इको करने के बाद और पहले में कितना डिफरेंस आता है, उनके चेंबर डायलेशन बढ़ता है कि नहीं, उनको तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, इसको असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस कितना है, कितना श्रम कर सकता है और कितना स्टैमिना उसका एक्सरसाइज से इंप्रूव हो रहा है, उसको असेसमेंट करने के लिए भी स्ट्रेस इको को यूज़ किया जाता है। ये बहुत कॉस्टली नहीं है। यूजली अगर हम ट्रेडमिल करते हैं तो उसका खर्चा 12 से 1500 का आता है, इको करते हैं तो 12 से 1500 खर्चा आता है। स्ट्रेस इको को कंबाइन करते हैं तो खर्चा अराउंड 3000 के आसपास आता है, यानी दोनों का खर्चा एक तरह से कंबाइन हो जाता है। आई होप कि इस टॉपिक से आपको कुछ इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और स्ट्रेस इको के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि वो क्या है और ट्रेडमिल से कैसे डिफरेंस है, और रूटीन इको और स्ट्रेस इको में क्या डिफरेंस है, उसमें किस कंडीशन में हमको यूज़ करना चाहिए और कहाँ उसमें डिसएडवांटेज है, उस बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मिला होगा। आई होप कि इस टॉपिक्स में आपको क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन
मिला होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक्स पर हमें सब्सिक्वेंट वीडियोस में टॉपिक को कवर करना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमें बताइए, हम फ्यूचर में सब्सिक्वेंट वीडियोस में उन टॉपिक को कवर करेंगे।